नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज है अहम दिन क्योंकि आज आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में इंडिया इज फेसिंग ऑफ न्यूजीलैंड। पहला सेमीफाइनल जो कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। एक विकेट उनका गिर चुका है और आज के बाद यानी कि परसों खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में। द विनर्स ऑफ द टू विल बी फेसिंग ईच अदर ऑन 14th, दैट इज संडे। सो बहरहाल पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से टीम इंडिया मेन इन ब्लू को ढेरों शुभकामनाएं, बिकॉज व्हेन देयर इज विशेस यू कैन हैव अ गुड हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ की बात करें देन व्हाट बेटर देन अ हेल्दी हार्ट, क्योंकि आज के अंक में हम बात करेंगे अपने हेल्थ सेगमेंट में हेल्दी हार्ट के बारे में, वो भी योगा के माध्यम से। साथ साथ हमारे साथ होंगे यंग फिल्म मेकर, वी हैव अ सोशल वर्कर एज वेल। लेकिन सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट विशेस और शुभकामनाएं की बात करते हैं तो हम शुभकामनाएं देने चाहेंगे CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो कि अपनी 165वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। चाहे बात करें फ्लाईओवर्स की, डैम्स की, या फिर हम बात करें सड़कों की, नॉट ओनली दिस विद इन इंडिया बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत ही अहम रोल अदा करती है CPWD। क्या है उनके मिशन, क्या है उनकी विजन, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स, क्या उनके सक्सेसफुल प्लान्स और फ्यूचर प्लान्स जानने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान है। आइए मिलकर स्वागत करते हैं CPWD के डायरेक्टर जनरल मिस्टर प्रभाकर सिंह। अ वेरी वार्म वेलकम मिस्टर सिंह। जैसे कि मैंने कहा, बहुत एक अहम रोल अदा करती है CPWD एंड यू बीइंग द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेम, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शुभकामनाओं के साथ क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। CPWD अपना 165वां साल जो है अभी मनाएगा। 12 जुलाई को इसका हम लोग मनाने जा रहे हैं और ये 1854 में स्थापित हुआ था। उस लॉर्ड डलहौजी ने उस समय इस डिपार्टमेंट का स्थापना किया था। उस समय एक सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होता था जो कि इंजीनियरिंग कार्डर से होता था, बहुत प्रोमिनेंट। उसको सेक्रेटरी लेवल का पोस्ट दिया गया था। एक असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल का पोस्ट भी वहाँ पे दिया गया। और उस समय हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि जो सेक्रेटरी की सैलरी थी, हाईएस्ट सैलरी होती थी, वो 3000 रुपये था 1854 में। तब और ये पहला डिवीज़न हमारा खुला अजमेर में, फिर शिमला, फिर देहरादून, इस तरीके से बढ़ता गया। और इंडिपेंडेंस के पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो नेशनल कैपिटल जो बनाया है, लुटियन दिल्ली आप देख रहे हैं, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, ये सब CPWD का बनाया हुआ है और अपने आप में एक मिसाल है। इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने जो दिल्ली का डेवलपमेंट आप देखेंगे, निर्माण भवन, उद्योग भवन, शास्त्री भवन, ये सब हम लोगों ने बनाया हुआ है। और जो विस्थापित होकर आए थे रिफ्यूजी, उसके लिए जो दिल्ली का जो डेवलपमेंट हुआ वो CPWD ने किया था। तो इस तरीके से CPWD जो इतिहास है हमारे देश का, उस इतिहास के साथ साथ CPWD साथ चलता रहा है, बड़ा है। जैसे कि आपने कहा, चाहे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स कहें, स्टेडियम कहें, ऑडिटोरियम्स, फ्लाईओवर्स, सड़कें, सबका जिम्मा CPWD ने उठाया है। और आपको भी 3 दशकों से ज़्यादा हो गया है संस्था के साथ, तो आई थिंक यू हैव ऑल्सो बीन सीइंग इट इवॉल्विंग और अपनी ब्रांचेस बढ़ाते हुए। क्या कहेंगे अपनी इस जर्नी के बारे में? इसमें CPWD समय के साथ बदलता रहा, एडॉप्ट भी किया, अडेप्ट भी किया। जो नई टेक्नोलॉजी आए, इन्वायरमेंट जैसे चेंज होता गया, उसके हिसाब से हम लोगों ने अपने कार्यशैली में काफ़ी परिवर्तन किया। आपको जान को ताजुब होगा कि जो हमारे पुराने मैनुअल थे, जो 560 पेज का होता था, उसको हमने अभी पूरा रिवाइज़ किया है और केवल 54 पेज का कर दिया है। उसके जो हमारे जो वर्किंग का जो सिस्टम था, बहुत ही स्मूथ कर दिया है। जो लोग पहले ऑडिट विजिलेंस से बहुत घबराते थे, काम करने में घबराते थे कि कुछ हमारे साथ केस ना हो जाए, उसको हमने एकदम चेंज कर दिया। मैनुअल में लिखा हुआ है कि ये काम करने के लिए है। पहले मैनुअल में लिखा होता था कि नो वर्क शुड बी अवॉर्डेड विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सैंक्शन। वो पहला लाइन होता था, नो से स्टार्ट होता था। तो लोग डरते थे कि पता नहीं कुछ कर दिया तो गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन अभी हमने उसमें प्रियम्बल में लिखा है कि ये मैनुअल काम करने के लिए बनाया गया है और काम करने में अगर कोई गलती हो जाती है, बोनाफाइड मिस्टेक अगर हो जाता है, तो वो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी उसको देख के उसको कंडोन भी कर सकती है। तो मतलब अगर इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के साथ आगे बढ़े, यही आपकी विजन हो, तो कह सकते हैं आपके क्या मिशन हो, क्या गोल हो, सबको अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। जब मैं डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था और जब मैं DG बना करीब 1 साल पहले, मैं 1 जुलाई को ज्वाइन किया था, तो उस समय लगता था कि ये डिपार्टमेंट शायद प्राइवेटाइज हो जाए या कॉर्पोरेटाइज हो जाए, क्योंकि इसमें जंग लग गया था और जो परफॉर्मेंस चाहिए थी उस हिसाब से काम नहीं कर रहा था। तो
इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी और मेरे पास बहुत कम समय था। उसमें हमने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए, जैसे मैनुअल का जो हमने बताया। इसके बाद हमने डी लेयरिंग किया, जो 7 लेयर में डिसीजन होता था उसको हमने 4 लेयर में कन्वर्ट किया और स्पेशल डीजी और एडीजी को एक कर दिया डिसीजन लेवल पे, एई और जेई को एक कर दिया, ऐसे चीफ इंजीनियर और एसई को एक कर दिया। इस हिसाब से पूरे डिपार्टमेंट को हमने रीऑर्गेनाइज़ किया और वर्क ओरिएंटेड बनाया। हमने वर्क सेंटर्स क्रिएट किए और वर्क सेंट्रिक अप्रोच किया। जितने ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हैं या डिसीजंस हैं या रिसोर्स एलोकेशन है, वो हमारे वर्क सेंटर्स के हिसाब से होता था, जो कि पहले नहीं होता था, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी नीचे चली गई थी। जी, मतलब बिल्कुल रीऑर्गेनाइज करके हम कहेंगे रीबिल्डिंग फेस के, जिसके तरीके से हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क आ सके। और ना केवल हम कहेंगे कि आपका जो वर्किंग पैटर्न या फिर जो आपकी जितना भी सक्सेस है वो इंडियन बाउंड्रीज तक ही नहीं रहा, विदेशों में भी बहुत अहम किरदार निभाया है CPWD ने। क्या कहेंगे इसमें? हमारे इंजीनियर्स जो हैं, करीब 8000 इंजीनियर हैं, काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं इसमें। आर्किटेक्ट्स हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल साइड से इंजीनियर्स हैं जी। और उनमें इतना जज्बा होता है कि बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उसको हमें रिसोर्स यूटिलाइज़ करना होता है, प्रॉपर्ली सिनर्जी क्रिएट करना होता है। हमने हाल ही में अफ़गानिस्तान में एक काम किया है, जो कि पार्लियामेंट का निर्माण किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया था और बहुत मुश्किल जगह पे था, हमें चारों तरफ से गोलियां चलती थी, उसमें भी हम लोगों ने काम किया है। और उसका जो इंटीरियर्स है, जो फर्निशिंग है और जो उसका आर्किटेक्चर है, वो बहुत ही मार्वेलस है। तो इस तरीके से हम लोग जो हमारे इंटरनेशनल जितने भी एम्बेसीज़ हैं, उसमें जो अगर काम होता है तो हम लोग को भेजा जाता है। और जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है हमारे देश का दूसरे देशों के साथ, उसमें कुछ काम करना है, इंजीनियरिंग की समस्या होती है, वहाँ पे हम लोग भेजा जाता है काम। जैसे कि अभी साउथ सूडान में एक मेंटल हॉस्पिटल बन रहा है, म्यांमार में कुछ काम हो रहा है हमारा। इसी तरह से हॉस्पिटल हम लोग नेपाल में बना रहे हैं, भूटान में बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो अभी कोऑपरेशन इस लेवल पे है। तो हमारा जो रोल है 2 तरीके का है। एक तो प्रिंसिपल टेक्निकल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहीं भी कोई टेक्निकल दिक्कतें आती हैं गवर्नमेंट को, या कोई एडवाइस चाहिए होता है या पॉलिसी मेकिंग करना होता है, तो उसमें हम लोग CPWD अग्रणी माना जाता है, हम लोग उसमें एडवाइस करते हैं। बहुत सारे वेन्यूज़ है, बहुत सारे वर्किंग पैटर्न्स भी है। और जैसे कि आपने अभी अफगानिस्तान के पार्लियामेंट का बताया, साथ साथ हाल ही में जो ओथ टेकिंग सेरेमनी भी हुई थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उसमें भी हम कह सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल फीस्ट फॉर आईज। यहाँ हम कहेंगे घर बैठे लोगों ने टेलीविजन के माध्यम से तो देखा ही। क्या कहेंगे आप उस अनुभव के बारे में? आपने एकदम सही कहा, देश विदेश से मैसेज मिल रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति जी ने हम लोग को बुलाया और ऑनर भी किया। हम लोग का विशेष उसमें रोल रहा। बहुत कम समय था वो काम करने के लिए, लेकिन अब वो छठा, आपने अगर देखा हो उस समय का जो कैसा था, तो मेस्मराइजिंग था। वो जो डायनेमिक फसाड लाइटिंग, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, एक मनोरम छठा बिखेर दिया गया था जो शाम को हुआ था। जो स्टेज हमने वहाँ पे बनाया था वो, और जो वहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर, जो फ्लावर्स की जो हमने उसमें सुंदरता से जो साज सज्जा किया हुआ था, वो बहुत ही अच्छा था। जो सीटिंग अरेंजमेंट था, पिछले बार हम लोगों ने किया था, जो सीटिंग अरेंजमेंट दिखते हुई बहुत भीड़ आ गई थी, लोग भगदड़ मच गया था, तो उस चीज़ों को हम लोगों ने अब की बार वार्ड ऑफ किया। उनकी जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, हाईली अप्रिशिएबल, बहुत ही खूबसूरत, और जो कि हमेशा हम कहेंगे याद रहेगा देखने वालों को। और साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि की भी अगर हम बात करें, बहुत ही वो भी अनुभव के बारे में ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएं। ये काम बहुत चैलेंजिंग था, हम लोग को दिया गया काम, ये उस पूरा कंसेप्ट उसको डेवलप करना था। और उनका जो कैरेक्टर था माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी का, जो उनका उसको डेवलप करना था। हमें ये चैलेंज दिया गया था कि जैसे आप उसमें अंदर जाएं तो उनका व्यक्तिगत जो उनके व्यक्तित्व था उसको उसमें समेटना था। तो इतना बड़ा व्यक्तित्व को इतनी छोटी में जगह में समेटना आसान नहीं था। उसको हम लोगों ने डिज़ाइन किया और केवल 42 दिन के अंदर उसको पूरा किया, क्योंकि वो 25 दिसंबर को फंक्शन होना ही था, समय बहुत कम था। रात दिन हम लोगों ने काम किया, हज़ारों लोगों ने काम किया वहाँ पे, और बहुत हाई टेक्नोलॉजी से काम किया है। जो कंप्यूटराइज कटिंग की हुई है, जो फ्लावर्स बनाए हुए हैं वहाँ पे, जो उनके पार्टी का जो चिन्ह है कमल का उसमें बनाया गया है, और उसमें जो पार्टी का पुराना चिन्ह है जो दीपक, वो भी उसमें बनाया गया है। और ये अटल
समाधि बोला गया तो अटल जी अटल थे, तो ध्रुव तारे का हमने उसमें समावेश किया है। तो मतलब कॉन्सेप्ट से लेकर इम्प्लीमेंटेशन से लेकर टीम एफर्ट के साथ लेकर कह सकते हैं बहुत ही अहम रोल अदा करती है CPWD। तो फिर चलते चलते प्रभाकर जी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में अगर आप कुछ मैसेज देना चाहे, खासतौर से उन लोगों के बारे में नॉट ओनली इन इंडिया अब्रॉड भी, अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कुछ कहना चाहे। CPWD जो है एक बेंचमार्किंग ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग जो काम करते हैं, आज जो हम काम करते हैं, लोग कल उसको फॉलो करते हैं। तो हमारे जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं, हमारे शेड्यूल ऑफ रेट्स हैं, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं, उस पर हम लोग रिसर्च करते हैं। जो हमारे पास कोई बिल्डिंग आती है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो कंस्ट्रक्शन में हम खाली कंस्ट्रक्शन ही नहीं करते हैं, उसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आगे क्या होगा। तो एक तरह से वो लेबोरेटरी हो जाता है हमारे लिए। तो इसके लिए जो हमारा जो प्रैक्टिस है, जो काम करने का तरीका है, वो इंटरनेशनल लेवल से भी थोड़ा आगे होना चाहिए, तभी लोग हमें फॉलो करेंगे। तो उस अंदाज से हम लोग हर काम को करते हैं कि पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है, और देश का जो विकास होना है 2022 तक, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का विकास के लिए इसको कंस्ट्रक्शन ईयर भी कहा गया है, तो उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और देश के विकास में जो नई टेक्नोलॉजी है, करीब हम 16 नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं और उसको एक्सपेरिमेंट करके लोगों को दिखा रहे हैं। अभी ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज हुआ, उसमें मुझे जो टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी है उसका मुझे चेयरमैन बनाया गया, और CPWD ने उसमें काफ़ी सहभागिता दिखाई, और उन टेक्नोलॉजी को हम लोग पूरे देश में फैला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। और मुझे लगता है कनेक्टिविटी से लेकर कंस्ट्रक्शन से लेकर बहुत ही वाइड अम्ब्रेला है, जिसको आप बीइंग द DG एंड द एपेक्स एट द एपेक्स पोजीशन, आप उसको बहुत ही बखूबी निभा रहे हैं। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच सिंह साहब, आप यहाँ पर है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं आपकी 165वीं वर्षगांठ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। थैंक यू। बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेशन। तो आगे आपको ले चलते हैं म्यूजिकल इवनिंग में, जो कि ऑर्गेनाइज हुई थी एयरफोर्स ऑडिटोरियम में बाय द एयर चीफ मार्शल। और इस इवेंट की अगर हम बात करें, तस्वीर तेरी दिल में, कि इस इवेंट के खास तौर हमारे साथ रहेंगी ऑर्गेनाइजर रूपाली गायकवाड़, लेकिन पहले हम आपको दिखा देते हैं इसकी एक झलक। इन बहारों में अकेले ना फिरो, राह में काली घटा रोक ना ले। मुझको ये काली घटा रोकेगी क्या, ये तो खुद है मेरी जुल्फों के तले। इन बहारों में अकेले ना फिरो। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा, छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जहाँ से जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने, जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी हीरो होता है जो सिर्फ बॉर्डर में लड़ाई करता है। नहीं, हमारे बीच में भी ऐसे हीरो हैं जो हमारे डे टू डे ज़िंदगी में ऐसे काम करते हैं जिससे हमारा समाज सुधर रहा है। सो आई एम वेरी दिस थिंग, एंड इट शोज़ विद द काइंड ऑफ अटेंडेंस दैट वी हैव गॉट, दैट आई हैव थॉट कि ये हमारे ज़माने के गाने हैं, सब भूल भाल गाए होंगे, पर यहाँ जो देखा है, जो आप लोगों को देखता हूँ, जिस तरह आपका उत्साह है, उससे लगता है कि ठीक है, हमारी जनरेशन अभी गायब नहीं हुई है। मेरे दिलदार, मेरी आँखों में रहने वाले, मैं तुम्हारी हूँ, मेरी मांग में तारे भर दो। So touch the sky with glory.
हम सभी चाहते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़े, अपने गोल्स को अचीव करें, बट व्हाट वी ऑल नीड इज़ अ प्लेटफॉर्म। अगर ऐसा मंच मिल जाए जिसके माध्यम से हम अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें, देन व्हाट एल्स वी नीड इन लाइफ। ऐसी एक जिम्मेदारी ली है बहुत ही खास मेहमान है हमारे साथ, हु इज़ डूइंग एवरीथिंग वट एवर पॉसिबल अंडर her wings, rather she has extended her wings. So from aviation to defense and now music. Not only music, I would say, there are so many feathers in a lustrous cap. आइए मिलकर स्वागत करते हैं। मेरे साथ है सोशल वर्कर, म्यूजिक क्रिएटर एंड आई वुड से आइडल फॉर सो मैनी, रूपाली गायकवाड़। बहुत बहुत स्वागत है रूपाली जी। धन्यवाद। तस्वीर तेरे दिल में हमने उसमें आपकी झलकियाँ देखी, ज़रूर करेंगे उसके बारे में बात। पहले बहुत ही मुझे कंट्रास्टिंग लग रहा है, फ्रॉम एविएशन टू डिफेंस एंड नाउ दिस आई वुड से कल्चरल पैकेजिंग जो आपकी लाइफ में हुई है। किस तरीके से आप देखते हो अपनी इस जर्नी को? बहुत सही कहा आपने। मैं शुरुआत में एयर इंडिया में एज अ कैबिन क्रू काम कर रही थी। उसके बाद शादी हुई एक फाइटर पायलट से, इंडियन एयरफोर्स, अभी भी वो सर्विंग है। और उसके बाद जब हम दिल्ली में पोस्टेड, ऑल दिस वाइल हम लोग बॉर्डर्स पे थे, तो जो चाहिए था वो करने का मौका नहीं मिला, बच्चे भी छोटे थे। जब दिल्ली में आए तब मैंने सोचा कि अभी सही समय है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे, तो प्रोग्राम्स में जाके अटेंड करना शुरू कर दिया, कलाकारों से जुड़ना शुरू हो गई। और तब मुझे महसूस हुआ कि कई सारे ऐसे कलाकार हैं कि वो बहुत टैलेंटेड है, बिल्कुल इमेंस पोटेंशियल है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है या फिर मंच की कमी है कह सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना जो भी स्किल्स है थोड़े बहुत उसका इस्तेमाल करूँ। ऐसे कई कलाकारों के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। फिर महसूस हुआ कि एक नाम होना चाहिए, एक अपनी कंपनी होनी चाहिए। मयूरपंख इवेंट्स का मैंने फिर लॉन्च कर दिया, शुरू कर दी कंपनी है। बहुत खूब। और यस, और मयूरपंख जैसे कि बिल्कुल नाम की बात कहें, आपके इस अटायर की बात कहें, मुझे लगता है ये भी कुछ मयूरपंख से कनेक्टेड होगा। व्हाट यू आर बिल्कुल वेयरिंग सही टुडे। कहा आपने। नाम के पीछे भी एक छोटा सा ये होता है मुझे कि हर भारतीय जिस नाम के साथ एक एहसास, एक बहुत सुखद एहसास करे, हाँ। महसूस करे, ऐसा नाम मैंने सोचा मयूरपंख। और दूसरा है कि मैं अपने कार्यक्रमों के द्वारा आर्टिस्ट्स, आर्टिजन्स, इनको प्रमोट करती हूँ। इसलिए मैंने आज ये सोच के साड़ी पहनी है, जो कि मेरी बहुत फेवरेट डिज़ाइनर, एक 75 साल की महिला जो कि एक लेक्चरर है, माया मुखर्जी, उन्होंने बनाई हुई साड़ी पहनी है। बिल्कुल। तो फिर इस वन वुमेन आर्मी की अगर हम बात करें, चाहे कॉन्सेप्ट हो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना हो, फिर लोगों को जोड़ना हो, मंच देना हो, ऑर्गेनाइज करना हो, किस तरीके से आप ये सब प्लानिंग करते हैं? क्योंकि टू गेट कनेक्टिंग विद पीपल एंड देन ब्रिंग बैक टू द स्टेज, ये भी अपने में बहुत बहुत मुश्किल टास्क है। सही बात है। एक मल्टीटास्किंग की पहले से आदत है, और दूसरा फौज में ये सीखा, अलग अलग इवेंट्स, अलग अलग जिम्मेदारियां निभाई, वेरियस जब हस्बैंड पोस्ट कमांड करते हैं जी, तो उससे सीखा कि मल्टीटास्किंग कैसे की जा सकती है। एयरलाइंस बैकग्राउंड ने सिखाया कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, और ऐसे मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ती गई। और इन सारी जो आप क्वालिटीज़ कह सकती हैं, उसका मुझे अभी बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं मेरे काम के सिलसिले में ऑल ओवर इंडिया बहुत ट्रैवल करती हूँ और अलग अलग लोगों से जुड़ती हूँ, जी। और मैं हर कांटेक्ट जो जिससे मिलती हूँ वो नर्चर करती हूँ, एब्सोल्युटली। तो इसका बहुत फ़ायदा हो जाता है। और मैं अपने प्रोग्राम्स के बारे में ये कहूँगी, एक तो आर्टिस्ट आर्टिजन्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, दूसरा कार्यक्रमों के द्वारा हमारे समाज में जो मैंने यूनिफॉर्म है, अलग अलग फोर्सेस में हैं, उनमें कई अतुलनीय काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उनका जो काम है वो जनरली हम कभी पढ़ते हैं अखबारों में कि इसको ये पुरस्कार मिला, उसको वो पुरस्कार मिला। मैं अपने कार्यक्रमों में उनको आगे लाती हूँ, और उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में बता के उनको फेलिसिटेट करती हूँ। तो हाल ही में ये तस्वीर तेरे दिल में जो प्रोग्राम हुआ दिल्ली में, जहाँ पे एयर चीफ मार्शल धनोआ चीफ गेस्ट थे, वहाँ 2 पुलिस कर्मी जो असाधारण कार्य पुरस्कार से सम्मानित है, हमने उनको बुला के सम्मानित किया। बिल्कुल, असाधारण कार्यों की बात की, हम कहेंगे बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहते हैं वो सभी लोग। तो ये दिखा देते इसी इवेंट के कुछ झलकें आपको। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ज़िले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में मैं तैनात था 2018 में। तो वहाँ पे हमारी टीम को ऑपरेशन मिलाप के तहत काम करने के लिए कहा गया हमारे सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा, जिसमें हमारी टीम को कई हिस्सों में बांट करके हमने अलग अलग शेल्टर होम, चिल्ड्रन होम्स में उनको भेजते थे, और ऐसे बच्चों को
हम खोजते थे जो अपने माँ बापों से बिछड़े हुए हैं, जो बच्चे थे जो जहाँ के रहने वाले थे, वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में हम कांटेक्ट करते थे। वहाँ के एसएचओ से बात करके, एसएसपी से बात करके आखिरकार हम उन बच्चों के माँ बापों से उनको मिलवाते थे। यूनिट के द्वारा, एयरफोर्स की और यहाँ पे मयूरपंख इवेंट्स के द्वारा जब हमें सम्मानित किया गया, मुझे और मेरे एक और कोलीग्स हैं उनको सम्मानित किया गया, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने 4 आदमी को 4 बार आग से बचाया है। और इसके अलावा और जो अपने पुलिस स्टेशन में जो एसआई पीड़ित व्यक्ति होते हैं, जिसका कोई नहीं होता देखभाल करने के लिए, मैं कुछ ऐसे एनजीओ होते हैं जैसे अपना घर आश्रम वगैरह है, मैं वहाँ से कांटेक्ट करके उनको वहाँ से भर्ती करवाता हूँ। उसके बाद में उसके परिवार को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जैसे भी उसको ज़रूरत होती है तो वैसे ही मैं उनकी हेल्प करता हूँ। जब हम ऐसी मुसीबत में किसी का साथ देते हैं तो सबसे बड़ा तो उसी तरह हमारे दिल से ही दुआ निकलती है कि हमने किसी का अच्छा काम किया है, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम हो रहा है। द वर्क नीड टू बी एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएटेड, जो कोई मयूरपंख इवेंट्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रूपाली गायकवाड़ करते हैं। रूपाली जी, लेकिन मेट्रोस की बात करें, बड़े शहरों की बात करें, बहुत सारे मीडियम्स हैं और हम कहेंगे स्टेडियम है, प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो रिमोट एरियाज़ हैं, यू नो द नुक एंड कॉर्नर ऑफ द सिटीज़, छोटे छोटे एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी बहुत टैलेंट है। क्या वहाँ तक आप पहुँचते हैं? बिल्कुल, वो इरादा हमारा वही है। धीरे धीरे करके ये जो अच्छे लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं ये सीमित होते हैं बड़े बड़े शहरों जी। तक। तो मयूरपंख का जो नेक्स्ट स्टेप है वही है कि ये प्रोग्राम टियर 2, टियर 3 सिटीज़ है, उससे भी छोटे जो गांव हैं बिल्कुल। वहाँ तक ले जाना। और उसी सिलसिले में अभी हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम है हम लोग जबलपुर में प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बड़े शहरों में इतने ज़्यादा सब ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो लोगों को मतलब मैं अहमियत देखती नहीं हूँ पता जनरली, हाँ, चलती। उसकी अहमियत पता नहीं चलती। और ऑडिटोरियम्स कई बार देखती हूँ मैं खाली होते हैं, कई बार अलग अलग इतने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो क्यों ना हम ये सारी चीज़ें छोटे छोटे शहरों तक भी ले जाए। तो ये अगला पड़ाव जो हमारा वही है। बिल्कुल, उसके लिए भी आपको हम कहेंगे शुभकामनाएं। और धन्यवाद। साथ साथ आपने जैसे अपनी जर्नी की बात की, आपको एक्सपीरियंस है बिकॉज यू नो यू वर ब्लेस्ड विद द ट्रैवलिंग फीचर आई वुड से, लेकिन अक्सर इस एज में देखा है जब हस्बैंड्स आपके एक सेक्टर में इन्वॉल्व है, काम में इन्वॉल्व है, बच्चे अपने करियर को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं डिप्रेशन कहें, बिल्कुल। अलूफनेस कहें, उसकी हम कहेंगे शिकार हो जाती है। बिल्कुल तो सही कहीं ना कहा। कहीं यू हैव टू कम अप विद योर ओन हिडन टैलेंट्स। एब्सोल्युटली। सबसे पहले ज़रूरी है कि एक हमारा जो एज अ मदर, एज अ वाइफ काफ़ी रोल्स होते हैं, सब महिलाएं काफ़ी अच्छे से उसको निभाती है, बट उस बीच में अपने आप को भूल जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को पहचानो, आपको क्या अच्छा लगता है। ये नहीं कि हस्बैंड को ये चीज़ अच्छी लगती है तो आपको भी वही चीज़ अच्छी लगती है, उनको नहीं लगती तो आपको भी अच्छी नहीं लगती। इससे बाहर आना बहुत ज़रूरी है। जी। अपने आप में कई सारे गुण छिपे हुए हैं, क्वालिटी छुपी हुई। आप बहुत, मैंने जनरली देखती हूँ महिलाएं बहुत काबिल है काफ़ी सारी चीज़ें करने के, लेकिन वो अपने आप में ही बन जाती है या अपने आप को ही बांध देती है उन चीज़ों में। उसमें से बाहर आना है, इससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है और सेल्फ एस्टीम बहुत हाई हो जाता है। बहुत ज़रूरी है, मैंने अपने केस से मैं आपको बता सकती हूँ। और नहीं तो फिर मयूरपंख इवेंट्स जैसे बहुत हम कहेंगे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, बिल्कुल, yes. ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है Correct. जो आपको मदद करती किसी हैं। ना किसी प्रकार से आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है उस फील्ड में कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर फील्ड में करना है, ज़रूरी नहीं कि नौकरी। कई बार क्या होता है, एक पर्टिकुलर उम्र के बाद नौकरी नहीं मिलती, तो वो एक मन में धारणा होती है अब मुझे कौन सी नौकरी मिलेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ ना कुछ आप ढूंढ लीजिए, 1-2 साल उसमें लग जाते हैं। धीरे धीरे अगर आप, और पॉजिटिव थिंकिंग, बिल्कुल, absolutely. सकारात्मक सोच बहुत ज़रूरी है। हर जगह पे आप देखिए कि ये निगेटिव है, वो सही नहीं है। और बिल्कुल। और इससे पहले कि हम रैप अप करें, ऑल इंडिया रेडियो में भी आप एज अ गेस्ट Yes, स्पीकर आती हैं, बहुत जल्दी उसके बारे में भी बताएं। ऑल इंडिया रेडियो में एज अ गेस्ट स्पीकर मैं वंस अ मंथ जाके एक रेलेवेंट टॉपिक पे, जो भी समाज में अभी रेलेवेंट है, उस पे टॉक देती हूँ और उसको प्रसारित किया जाता है। तो इसको भी बहुत मतलब लोग सराह रहे हैं, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सारी जो चीज़ें हो रही है पिछले कुछ सालों में मेरे साथ,
हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, ये बिल्कुल। बहुत ज़रूरी होता है। एंड मैं हस्बैंड से भी सारे गुजारिश करूँगी कि अपने वाइफ्स को, अपने बीवियों को अच्छे से प्रोत्साहन दे दे। एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट पे आपने, हम कहेंगे, इस डिस्कशन को रैप अप किया। विदाउट द फैमिली सपोर्ट और आपके हस्बैंड या फिर आपके स्पाउस के सपोर्ट से नहीं हो सकता। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच रूपाली जी। और धन्यवाद। आपके नेक्स्ट इवेंट जबलपुर में जो इवेंट है उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं सिनेमाटोग्राफी कहे, फोटोग्राफी कहे, लाइट्स, कैमरा, कमिंग अंडर द बिग अम्ब्रेला ऑफ फिल्म मेकिंग। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान है, उस फिल्म मेकर एज वेल, सचिन शुक्ला। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब फिल्म मेकिंग की जब हम बात करते हैं, बहुत ही बड़ी अम्ब्रेला है जी। एंड यू एट सच अ यंग एज, और आपने ये सब आप कर रहे हो, अचीव किया है। हाउ ईजी और हाउ टफ हैड बीन योर जर्नी? आपकी किस तरीके से जर्नी रही? जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, दूरदर्शन को, कि मुझे यहाँ पे आप लोगों ने बुलाया। और बीइंग अ सिनेमाटोग्राफर, फिल्म मेकिंग में एक्चुअली मेरा ऐसा रहा है कि मेरा बैकग्राउंड ही फिल्म इंडस्ट्री से रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी उसमें थे, फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं। तो मेरे लिए सिनेमाटोग्राफी लाइक मेरा पैशन रहा है बचपन से ही कैमराज और लेंसेज पे मैं जाता था, ऑफिस में प्रैक्टिस करता था, लेंसेज माउंट करता था कैमरे में, और अपने शॉट्स डिज़ाइन करते रहता था, उन्हें फ्रेम करता रहता था। और बचपन से जब मूवीज़ वगैरह देखता था तो मुझे लाइटिंग, बहुत टेक्निकल नॉलेज में रखने की कोशिश करता था अपने आप को। तो कैमरा ऑपरेट करना मुझे मतलब पैशन सा था एक, कि बड़ा होकर सिनेमाटोग्राफर ही बनना है। तो जब मैं इंडस्ट्री में आया तो उतना आसान भी नहीं था, लेकिन हाँ, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने गुरुओं का, जिनके साथ रह के मुझे सीखने का मौका मिला। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट हो गया जिसमें फिल्म मेकिंग में, जिसमें कैमराज आते हैं, लाइटिंग आती है, और वो उसी का सोल होता है। फिल्म में कैमराज, एंगल्स एंड लाइटिंग फिल्म का सोल होता है। सो बीइंग अ डीओपी और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है, बीइंग अ डीओपी वी हैव टू एस्टैब्लिश अ विजुअल लुक ऑफ द मूवी। बिल्कुल, राइट। सो उसके अंदर हमें इमोशनली एंड फिजिकली ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करने होते हैं बाय द हेल्प ऑफ लाइटिंग, कि वो लोगों को, ऑडियंस को और रियलिस्टिक लगे, उनको ईजिली समझ में आए और स्टोरी टेलिंग में हेल्प करे। राइट। और डायरेक्टर की विज़न और स्क्रिप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमें कैमरे की मूवमेंट चूज़ करनी होती है, उसी के हिसाब से हमें उसको लाइट्स भी करना होता है, वेदर इट्स अ डे और नाइट। स्टोरी स्क्रिप्ट में जैसा दिया हुआ है, वेदर अगर दिन का सीन है तो दिन का शूट करना है, मॉर्निंग का सीन है तो जैसे लाइट इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे एक स्प्रिंग येलो का एक फील आता है, और जैसे मुझे कोल्ड दिखाना है तो आई सी ब्लू कलर, आई विल गो फॉर आई सी ब्लू कलर इन द बैकग्राउंड। तो डिपेंड करता है कि क्या सीन हम शूट कर रहे हैं और क्या दिखाना चाहते हैं हम स्क्रीन पे। तो मतलब सीन की क्या डिमांड है, स्क्रिप्ट किस तरीके से। तो फिर आपने भी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी की जब हम बात करी, तो फोटोग्राफी इज जस्ट नॉट अबाउट क्लिकिंग पिक्चर्स। नो, इट्स ऑल अबाउट मच मोर देन दैट। या फोटोग्राफी इज, इट हैज टू डिफरेंट पार्ट्स, लाइक एक तो स्टिल फोटोज हो गई जो हम एक स्टिल्स खींचता है, और एक हो गई मोशन पिक्चर्स। मोशन पिक्चर्स में हमें होता है जिसे हमें सिनेमाटोग्राफी कहते हैं जी, जिसमें पहले ऐसा नहीं था, पहले हमारे पास डिजिटल कैमरास थे, नहीं हुआ करते थे, स्टॉक फिल्म्स वगैरह पे हमको शूट करनी पड़ती थी, तो जिसके हमको स्टिल्स ही, बेसिकली ये भी स्टिल्स ही, आज की डेट में जो हम डिजिटल कैमरास आ गए हैं, इसमें जब लाइट जाके सेंसर पे हिट करता है तो इमेज कैप्चर होता है, जिससे वो प्रोसेस होती है, मूवी बनती है। तो इवेंचुअली अगर जाएँ तो इस कलेक्शन ऑफ लाइट्स हिटिंग ऑन द सेंसर, राइट। सो ये भी स्टिल्स ही है, बट इसको हमने एक मोमेंट दे दिया है। एग्जैक्टली, टू मेक इट लुक मोर अलाइव। जब हम शूट की बात करते हैं, वीडियोग्राफी की बात करते हैं, फोटोग्राफी की, तो आपका वो थॉट प्रोसेस भी होना चाहिए। मेयर आप क्लिक करके ही वो सीन कैप्चर नहीं कर सकते, आपको एक बहुत बड़ा अपना होराइजन चाहिए, बहुत बड़ी आपको एक सोच और एक थॉट प्रोसेस चाहिए। बिल्कुल, एक आपके पास जब स्क्रिप्ट आती है तो आपको पूरा उसको विजन करना होता है अपने ब्रेन में कि हाउ इज गोइंग टू लुक ऑन द स्क्रीन। बिल्कुल। और मूवी बनने के पहले से ही हमारी ड्यूटी शुरू हो जाती है, प्री प्रोडक्शन से लेके ड्यूरिंग शूट एंड पोस्ट प्रोडक्शन तक। एक डीओपी का काम होता है, उसको मतलब मूवी में पूरी एक टीम के साथ काम करना होता है, जिसके साथ हमें प्रोडक्शन टीम के साथ, सेट डायरेक्टर के साथ, आर्ट डायरेक्टर से हम कहते हैं, आर्ट डायरेक्टर, मूवी डायरेक्टर, एंड देन समटाइम्स मेकअप मैन के साथ भी हमको अपने आप को सिंक करना पड़ता है, सो दैट वी कैन मेक आवर फ्रेम लुक ब्यूटीफुल, जो शूट कर रहे हैं वो और अच्छे तरीके से कर सकें। तो इसमें बहुत बड़े एक यूनिट का, एक टीम का हेल्प होता है, जिसमें लाइटिंग डिपार्टमेंट हो गया, कैमरा प्लेसमेंट हो गई, शॉट ऑफ सिलेक्शन हो गए, सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक लेंसेस हो गए, जूम लेंसेस हो गए, मतलब स्क्रिप्ट के हिसाब से किस इक्विपमेंट से हमें ज़्यादा बेटर शॉट्स मिलेंगे और कितने अच्छी तरीके से हम ऑडियंसेस को मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमारा सीन की कितनी ईजिली तरीके से उन्हें समझ में आए।
तो फिर कंट्रोल ऑन द लाइट्स होता है, आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, टेक्नोलॉजी है, चैलेंजेस क्या रहते हैं आपके पास? चैलेंजेस होते हैं एक्चुअली। कभी कभी क्या होता है कि जब हम जैसे डॉक्यूमेंट्री शूट करने जाते हैं जी, तो डॉक्यूमेंट्री में एक्चुअली डॉक्यूमेंट्रीज में हम कुछ भी एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह नहीं इन्वॉल्व कर सकते, एप्लीकेशंस नहीं इंस्टॉल कर सकते, उसके पैरामीटर्स अलग हैं। अलग है, उसमें हमें रियलिटी में रह के शूट करना पड़ता है। बिल्कुल। Actually, documentaries explore the mysteries of actual people in an actual situation, and people who makes More real. documentaries exactly it has to be real. रियल, We have to focus on their joy, their pain, their compromises, what they are doing in their life, all the struggle that we have to capture. So उसके लिए हम lights artificial कुछ भी नहीं use कर सकते. बिल्कुल। But when we are coming for a film making and जब हम एक बॉलीवुड की फिल्म बनाते हैं तो उसमें सब कुछ हमें क्रिएट करना होता है। बिल्कुल। तो उसके लिए हमें चैलेंज ये होते हैं कि हमें वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है, वेदर इट्स इंडोर और आउटडोर। इंडोर होता है तो उसमें हमें आर्टिस्ट को फॉलो करके उनके हिसाब से उनको फेस लाइट, बैक लाइट, फिल लाइट ऐसा होना चाहिए कि पूरा जो आर्ट डायरेक्टर जो सेट लगा रहा है, जो हमारा फ्रेम है, वो पूरा दिखना चाहिए, लोगों को समझ में आना, तभी लोगों को पता चलेगा कि एक रिच मूवी बनाई गई है, मतलब कि उन्हें समझ में आएगा कि मतलब नहीं। बहुत बहुत अहम रोल अदा करते हैं जी। और चैलेंजेस की बात करें तो मुझे लगता है सबसे चैलेंजिंग तो जो आपने कुंभ cover जी, किए of course, हैं, of course. वो आई थिंक उससे ज़्यादा वो बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस रहा होगा आपके लिए। जी, उसके लिए मैं डॉक्टर शिवानी दुर्गा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कुंभ कवर करने का मौका दिया उनके प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, और मैंने 2 कुंभ कवर किए हैं। और उसके पहले मैं मुंबई में था, जिसके अपनी पूरी टीम के साथ काम किया करता था। लेकिन जब कुंभ करने आया तो मेरे पास मेरा कैमरा था, मेरे पास अपने 1-2 लोगों की टीम थी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसमें साधु संतों का बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ और अपने कल्चर से जुड़ने का बहुत मौका मिला, अपनी सभ्यताओं को सीखने का मौका मिला। इसलिए अपने आप को मैं बहुत लकी समझता हूँ कुंभ कवर करने के बाद। बिल्कुल, आप यू आर वन ऑफ दोज लकी पीपल और बहुत ही अहम जिम्मेदारी भी है आपके ऊपर और बखूबी आप निभा भी रहे हैं। ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच सचिन जी यहाँ पर आए एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपको। थैंक यू सो मच शिखा जी। तो बिल्कुल इट्स ऑल अबाउट विशेस, इट्स ऑल अबाउट योर पैशन एंड इट्स ऑल अबाउट जो आपको जिम्मेदारी दी गई है। ऐसी एक अहम जिम्मेदारी डॉक्टर्स भी निभाते हैं। अब हमारा सेगमेंट है ऑन दी हेल्थ सेगमेंट, तो आइए अब आपको दिखा देते हैं योगा से जुड़ी हमारी अगली कैप्सूल। पौराणिक वेदों की देन भारत का विश्व को तोहफा योगा दुनिया भर में अपनाया गया है। पूरी दुनिया में इसका अध्ययन किया जाता है। आज हम पहुंचे हैं एम्स, जहां हम जानेंगे कि साइंस किस हद तक योगा में बिलीव करता है, किस हद तक इसको मानता है। योग है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिसिन की तरह है और उसका जो रोल है दवाइयों के साथ, वो दवाइयों का असर बढ़ाता है। ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में पाया गया है, स्टडीज़ हुई हैं, रिसर्च हुआ है, जिसमें जैसे बीमारियां हैं जिसको हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं, या फिर एपिलेप्सी है, या फिर पोस्ट स्ट्रोक या प्री स्ट्रोक प्रिवेंशन है, या जो डिमेंशिया की बीमारियां हैं, जो याददाश्त की बीमारियां हैं, उसके लिए भी बिफोर दे बिकम बिग या फिर वो बीमारी इलाज हो जाए, योग का बहुत सारा रोल होता है। बट जो मेंटल एंड इमोशनल लेवल पे जो टर्बुलेंस होता है इन बीमारियों के साथ, उनको डील करने के लिए योग बहुत अच्छा पाया गया है। और इसीलिए अगर हम एलोपैथिक दवाइयों के साथ योग को जोड़ दें तो उसका असर दुगना या तिगना हो जाता है। देखिए, योगा और आयुर्वेद का बहुत बड़ा समावेश है हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में, और जैसा कि पुराने ज़माने में होता था कि यही सेवाएं हमारे भारत में अवेलेबल थी। आयुर्वेदिक पद्धति के साथ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, बहुत कम है। दूसरा, योगा के साथ वो रेगुलरली उनकी मसल वर्क करती हैं और रेगुलर स्ट्रेचेस की वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। योगा एक मैट पे नहीं होता है, ट्रू योगा इज़ ऑफ द मैट। सो अगर आप उसको, उस लाइफस्टाइल को अगर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, अपने जीवन में लाएंगे, तो ये सारी डिजीज़ेस जो भी क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं, जो आजकल के अर्बन लिविंग में होती हैं, डे टू डे स्ट्रेस में होती हैं, उसके कारण होती हैं, हार्ट अटैक की तो बात ही कर रहे हैं हम,
तो ये सब के ऊपर एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। दो विकेट न्यूजीलैंड के गिर चुके हैं। निकोलस और गप्टिल वापस पवेलियन लौट गए हैं। 20 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर है 74 रन। बढ़ते हैं आगे। ये न्यूज़ है फॉर द हेल्दी हार्ट। लेकिन हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए योगा भी एक अहम किरदार निभाता है। किस तरीके से हैंड बाय हैंड चलते हैं योगा एंड हार्ट, ये तो हमारे एक्सपर्ट्स ही बताएंगे। और घर बैठे लोग आप भी जुड़ सकते हैं, बताएंगे आपको फ़ोन नंबर। लेकिन उससे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर राकेश यादव। आप है सीनियर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी एम्स से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर यादव आपका। एंड डॉक्टर तरुण कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी फ्रॉम आरएमएल हॉस्पिटल। नमस्कार। घर बैठे लोग आप भी जुड़ सकते हैं चर्चा में। क्रिकेट मैच देखते देखते आप हमारे साथ भी बने रहिए। अगर हृदय से जुड़े कोई भी आपके सवाल हो तो आप डायल कर सकते हैं नंबर। हमारा नंबर है 23097524 23097524। दिल्ली से बाहर या मोबाइल से कॉल करें तो दिल्ली का STD कोड 011 जरूर लगाएं। सो स्टार्टिंग विद यू डॉक्टर यादव, हार्ट, हेल्दी हार्ट, हम अक्सर ये टर्म देखते हैं। आप किसी दुकान पर चले जाइए, कोई प्रोडक्ट खरीदे, क्या है हेल्दी हार्ट? मैं इसे सिर्फ हेल्दी हार्ट नहीं कहता, मैं इसे हेल्दी हैप्पी हार्ट कहता हूँ। जो स्वस्थ और खुश दिल होता है, माना जाता है कि दिल हम बीच में क्यों है, अगर शरीर में सबसे बीच में दिल को क्यों रखा गया है, क्योंकि दिल शरीर की धुरी होता है। तो जितना हेल्दी होगा, जितना हैप्पी होगा, आपका शरीर उतना ही स्वस्थ होगा। ये भी जानना ज़रूरी है कि उसको कैसे रखा जाए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो हम कहेंगे, सावधान हो जाइए। हमारे देश इस हृदय रोगों का विश्व में कैपिटल होने जा रहा है और हमारे लोग का मानना है कि करीब 6 करोड़ लोग इस देश में हृदय रोग से पीड़ित है। तो हमारी करीब 6% पॉपुलेशन हृदय रोग से पीड़ित है। तो इस हृदय रोग के बारे में, हृदय रोग चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो डायबिटीज़ है, ये सब एक दूसरे के भाई बंधु हैं। बिल्कुल। तो ये एक स्थिति बड़ी विस्फोटक हो चुकी है, इसलिए इसका निवारण और इसका प्रिकॉशन, हम हमेशा कहते हैं कि एक बार हृदय रोग हो गया तो इट कैन नॉट बी क्योर्ड, इट कैन बी ओनली कंट्रोल्ड। सो प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर फॉर हार्ट डिजीज। और यही प्रिवेंशन का इस जिम्मा हम उठाते हैं कि प्रिवेंशन कैसे कर सके। इसका मतलब आंकड़ों के अकॉर्डिंगली हम अनहेल्दी और अनहैप्पी हार्ट है हमारा। देखिए, जो अगर हम डाटा की बात करें, जो 1990 में सिचुएशन थी और जो 2018-19 में सिचुएशन है, तो हर चीज़ ऑलमोस्ट डबल हो गई है। हार्ट डिजीज से डेथ डबल हो गई है, हार्ट डिजीज पेशेंट डबल हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड वर्ल्ड। अगर हम यूएस की बात करें, यूएस में इंसिडेंस कम हो गए, नियरली 40% उनके हार्ट डिजीज पेशेंट कम हो गए। इंडिया में ये पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। जैसे डॉक्टर यादव ने बताया कि ये एपिडेमिक स्टेज में आ गई है। पहले हम सुनते थे कि मलेरिया का एपिडेमिक हुआ या टाइफाइड का हुआ या कॉलरा का हुआ, अब वो चीज़ नहीं है। अब ये सारी की सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। कहने का मतलब है इसमें से कुछ प्रोपोर्शन आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल इंप्रूव करके। लेकिन डॉक्टर यादव, जागरूकता तो क्या लगता है बढ़ ही गई है? क्या लोग अब ज़्यादा एक्सरसाइजेस कहें, योगा कहें, ये वाला ऑयल नहीं खाना, चूजी हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं? जागरूकता लेकिन सही दिशा में है? आपकी बात सही है, जागरूकता बढ़ी है, लेकिन वो व्हाट्सएप और गूगल के माध्यम से नहीं बढ़नी चाहिए। ये हम लोग का थोड़ा एक कैविएट रहता है कि कभी कभी लोग ऐसी चीज़ें पढ़ लेते हैं जिसका कोई तथ्य नहीं होता, वो मिथ्या होती है, उसको लाइफ में ढालना चाहते हैं, जो लॉन्ग सस्टेनेबल नहीं होती है। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, लाइफस्टाइल आप वही मॉडिफाई करिए जो आप जिंदगी भर सस्टेन कर सकते हैं। बड़ी बात देखा होगा कि बस धुन सवार हुई कि 1 महीना खाना पीना छोड़ के 10 किलोमीटर दौड़ा और उसके बाद फिर पुरानी लाइफस्टाइल में आ गए। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का सिंपल मतलब होता है जो आप जिंदगी भर, और अक्सर ज़्यादातर, कभी कभी तो ठीक है आपका भी मन करेगा 10 बजे सो के उठें, लेकिन अमूमतः आपको आपकी स्लीप, आपका खान, आपका पान, आपकी एक्सरसाइज, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, तीनों को कंबाइन कर दे तो योगा को रूप ले लेती है। ये एक निर्धारित होनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि जो आचरण और आपका दिनचर्या दोनों एक सीमा के अंदर निर्धारित होनी चाहिए जो आपका स्वस्थ और खुश हार्ट रख सकता है। तो मतलब बॉटम लाइन इज कंसिस्टेंसी चाहिए, जो करो लंबा करो, रोज करो। तो फिर आपने बीच में कहा योगा, आई थिंक क्या कहेंगे कि जो सत्य है योगा है, योगा से जुड़े बात करेंगे योगा और हृदय के बारे में। हमारे साथ फोन लाइन पर एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं पहले। हेलो हेलो हेलो। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार जी, आप अपना सवाल कीजिए। हाँ मैम, मैं लखनऊ से अभी गुप्ता बोल रहा हूँ।
हेलो जी जी बताए। हेलो हाँ, आप good evening, अपना सवाल doctor. कीजिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ सर, मेरे फादर 4 इयर्स से टेल्मा H40 टेल्मा H40 का मेडिसिन ले रहे हैं जी। काफी टाइम से ड्यूरेशन ले रहे हैं। सो जस्ट आई वांटेड टू कंफर्म दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ इल इफेक्ट्स it will give on our heart and body, and what precautions we can take, and do we need to change the medicines? We cannot take our medicines for a long time. नहीं बेसिकली आप हमेशा जानिए कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो कभी अपने दिमाग में ये मत डालें कि हम दवा बंद करें, हम क्या करें। ये अपने डॉक्टर पे छोड़ दें। वो डॉक्टर दवाओं के साइड इफेक्ट भी जानता है, वो आपके बार बार उसके बारे में भी चर्चा करेगा। लेकिन अमूमतः जो ये सब दवाएं आजकल ब्लड प्रेशर की हैं, माना जाए उनका साइड इफेक्ट बहुत कम है। उसका साइड इफेक्ट आपका अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर के साइड इफेक्ट से बहुत कम है। तो ये सोच के कि हम दवा 10 साल से खा रहे, इसका साइड इफेक्ट हो रहा, मैं छोड़ दूं, चाहे लाइफ लॉन्ग दवाएं हो। बिल्कुल। आप एक चीज हमेशा मानिए, हम हमेशा कहते हैं अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करिए। अगर लाइफस्टाइल से आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, जब नहीं कर सकते तब हम दवा ऐड करते हैं। और ये एक बार दवा शुरू हो गई तो अगर वो कोई सेकेंडरी कॉज नहीं है तो आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी। और यही जो योगा का रोल आता है कि लोग कहते हैं कि हम योगा करके ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा मानना है कि अगर आप योगा करेंगे तो ब्लड प्रेशर कम होगा, हो सकता है वो माइल्ड हो, वो नॉर्मल रेंज में आ जाए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ये रिसर्च अपने पे मत करिएगा कि दवा छोड़ के आप योगा पे लग जाएं। हाँ, योगा करेंगे तो हो सकता है जो दवा 80 मिलीग्राम में कंट्रोल हो रहा हो वो 40 मिलीग्राम में कंट्रोल हो जाएगा, और जो और भी चीज़ें हैं बॉडी की वो और स्वस्थ हो मतलब जाएंगी। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर तरुण, जैसे कि डॉक्टर यादव ने बिल्कुल सही कहा, योगा से जुड़े, लेकिन प्रिवेंशन के माध्यम से योगा से जुड़ना एक सही तरीका, सही रास्ता रहेगा। देखिए, जो भी चीज़ में प्रिवेंट करनी है हमें बहुत अर्ली स्टेज पे स्टार्ट करनी है और कंटिन्यूस स्टार्ट करनी है। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि आप चीज़ स्टार्ट करते हो, कुछ टाइम के लिए करते हो, उसे बंद कर देते हो। जैसे अभी कॉलर का आया कि बीपी की दवाइयाँ बंद करना चाहते हैं, तो बीपी की दवाइयाँ लेनी है, कंटिन्यूसली लेनी है। ऐसी कोई भी चीज़ आपको करनी है तो अर्ली स्टेज में स्टार्ट करनी है, लाइक यंग एज में। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चों में ओबेसिटी का इंसिडेंस कितना ज़्यादा हो गया है, फास्ट फूड का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है इनटेक, इवन हुक्का स्मोकिंग देखेंगे बाहर में काफ़ी ज़्यादा आ गया। तो जो लाइफस्टाइल डिजीज़ स्टार्ट करनी है, प्रिवेंटिव स्टडीज अप्लाई करनी है तो आपको अर्ली स्टेज में स्टार्ट करनी है, यंग पॉपुलेशन को टारगेट करना है। तब जब वो मिडिल एज में जाएंगे तो उनको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप एल्डरली स्टेज में स्टार्ट करेंगे कोई भी प्रिवेंशन तो उस स्टेज में ऑलरेडी वो चीज़ सेट इन हो चुकी होती है, उसको प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, आप उसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं, अगर सीवियर रेंज में तो माइल्ड रेंज में ला सकते हैं, माइल्ड में तो कम कर सकते हैं। मतलब योगा इस आप हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल उपचार है, लेकिन ये आपके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने का एक सबसे सही तरीका है। बिल्कुल। तो फिर हार्ट की जब हम बात करें, हेल्दी हार्ट के लिए योगा किस तरीके से मदद करता है? देखिए, हेल्दी हार्ट के लिए हम बेसिकली मानते हैं कि अगर आपको हेल्दी हार्ट रखना है तो पहले हम हार्ट की बीमारी को प्रिवेंट कर सकें। और प्रिवेंट कैसे होता है? लाइफस्टाइल से। लाइफस्टाइल में अहम चीज़ होती है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी से कहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी में अगर योगा भी एक तरह की फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन योगा रूटीन एक्सरसाइज से थोड़ा अलग है कि योगा से हम अपने मन को और अपने स्पिरिचुअलिटी की भी एक्सरसाइज करते हैं। जब आप योगा करते हैं तो आप अपने को कंसंट्रेट करते हैं, आप बुरी चीज़ों से दूर रहते हैं, अपने स्पिरिचुअलिटी को भी इंप्रूव करते हैं। तो योगा आपका मन, तन और स्पिरिचुअल तीनों चीज़ को इंप्रूव करता है। यही हेल्थ की डेफिनेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? हेल्थ इज एंड स्टेट ऑफ द फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो जहाँ तीनों चीज़ आती है वो आप योगा से ही दे सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर योगा करते हैं तो आपका वजन कम होगा, आपका मन सात्विक होगा, तो आप ये गलत सलाद, स्मोकिंग, निकोटीन, अल्कोहल में नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल। आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मसल्स, जो हम कहते हैं आपकी मसल्स सब टोन अप रहेंगी, आपकी ओबेसिटी नहीं बढ़ेगी, आपका खान पान अच्छा होगा, रेगुलर होगा, नियमित होगा, आप सोएंगे अच्छा सोचेंगे, तो क्यों नहीं फिर अपने आप आपका हार्ट हेल्दी भी रहेगा और हैप्पी भी रहेगा, दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी और यही आपकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन जाएंगे। सुमित बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका अगला सवाल ले लेते हैं। हेलो सुमित जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी सुमित जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ मैडम, हमें डॉक्टर साहब से जानकारी लेनी चाहिए लाइफस्टाइल में क्या चेंज करें जिससे कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम ना हो हमें। देखिए, लाइफस्टाइल आपको स्टार्टिंग से ही करना है। जैसे कि एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी है। जैसे बोला जाता है कि दिल आपको बोलता है कि आप डेली मेरे लिए अगर आधा घंटा दौड़ते हैं तो पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलूँगा। तो एटलीस्ट आपको मिनिमम एक्टिविटी करनी है 30 मिनट्स पर डे
मिनिमम 5 डेज ए वीक मिनिमम एक्टिविटी करनी है। वो एक्टिविटी किसी फॉर्म में भी हो सकती है, एरोबिक एक्सरसाइजेज हो सकती है, योगा हो सकती है। उसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उसकी प्रॉपर मेडिसिन आपको लेनी है। अगर आपका ओवरवेट है तो आपको अपना वेट कंट्रोल करना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। अगर आप दिनचर्या में ये सब चीज़ें लेकर आएंगे तो आपको हार्ट डिजीज़ होने के इंसिडेंसेस बहुत कम हो जाएंगे। इस तरह से आप अपनी हार्ट प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। एक तरीका होता है करने का भी। अक्सर हमने देखा है कि योगा की खासतौर से हम बात करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात करें, कितना लंबा सांस लेना है, कितने समय तक लेना है, स्ट्रेचिंग की बात करें, तो अक्सर लोग ये सीखते नहीं है, लेकिन जो तरीका है वो गलत फॉलो करते हैं। इसका भी बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए जो एक सिंपल योगा होते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हुआ, थोड़ा सा आपने पीटी कर ली, ये तो आप वीडियो देख के, यूट्यूब देख के कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर आसन करना चाहते हैं, प्रॉपर योगा करना चाहते हैं, तो जैसे हम कहते हैं कि झोला छाप डॉक्टरों से दूर रहिए। अपना इलाज झोला छाप डॉक्टरों से मत कराइए, क्वालिफाइड से कराइए। इसलिए मैं ज़रूर आग्रह करूंगा किसी क्वालिफाइड योगाचार्य से ही योगा के आसन सीखें, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि आप ढंग से करते नहीं है तो उसका सू नहीं कुप्रभाव पड़ता है। बहुत बार हमने देखा है गर्दन में मोच आ गई, पीठ का दर्द बढ़ गया, क्योंकि एक योगा का जो आसन है वो एक बहुत जैसे हम कहते हैं ना कि ऑपरेशन हृदय का करता है तो पहले ये करना चाहिए, ये काटना चाहिए, वैसे आसन की पद्धतियां हैं जो हजारों साल से जिनको नापा गया है, तौला गया है, देखा गया है। तो ये बहुत योगा के साथ इंपॉर्टेंट है कि कृपया करके जो योगाचारी हैं, जो योगा के बारे में जानकारी रखते हैं और प्लस आपको जो बीमारी है उनकी भी जानकारी रखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको सीवियर बैक पेन हो रहा है, आप ऐसा योगा करें कि वो जो डिस्क कोलैप्स था वो और बढ़ जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि योगा कृपया करके ये यूट्यूब से देख के जो आजकल एक प्रचलन चला कि 3 आसन मार लिए, वो इससे मेरा मानना है एज अ डॉक्टर अगर आप उसको कुछ अपने इलाज के तौर पे देखना चाहते हैं तो ये आपको भी उन योगाचार्य से दूर रहना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं झोला छाप डॉक्टरों से दूर रहो, वैसे मैं कहता हूं जो अनट्रेंड योगाचार्य तो मतलब करिए लेकिन एक सही तरीके से, द राइट वे इज इम्पोर्टेंट। तो फिर डॉक्टर तरन, अगर हम बात करते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स की, अब वो एज स्पेसिफिक नहीं रह गए। अक्सर लोग कहते हैं अभी तो मैं बहुत जवान हूँ, अभी 50 खाऊंगा, 60 खाऊंगा तब हृदय बीमारी आएगी। अब बहुत अर्ली स्टेज पर अक्सर हम देख रहे हैं एक्चुअली। जैसे मैंने कहा कि लाइफस्टाइल जो डिजीजेज हैं वो इंडिया में अर्ली स्टेज पे स्टार्ट हो गई हैं। बच्चों में ओबेसिटी बहुत कॉमन है। तो जो अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज़ की जहाँ जो डिजीज़ 55 ईयर्स पे स्टार्ट होती है, इंडिया में 35-40 ईयर्स पे हम हार्ट डिजीज़ के काफ़ी ज़्यादा पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए प्रिवेंशन हमें जल्दी स्टार्ट करना है। इंडिया में हर चीज़ हम मान के चल रहे हैं कि या देखा भी गया है कि 10 साल पहले आई है। हार्ट प्रॉब्लम्स की एज 10 ईयर्स अर्ली है, उसमें मोर्टलिटी ज़्यादा है। अगर हम बात करें कि वर्किंग पॉपुलेशन की जो इंडिया में हार्ट डिजीज से डेथ्स हैं, इट इज़ नियरली डबल एज कम्पेयर टू यूएस पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ 70 ईयर्स। कहने का मतलब है जो हमारी पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है सारी वर्किंग पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है। यूएस में हार्ट डिजीज डेथ्स आर मोर कॉमन अबव 70 ईयर्स ऑफ एज। तो मतलब बिल्कुल ही अलार्मिंग सिचुएशन है, जो कि डॉक्टर यादव ने पहले भी मेंशन किया। असम से फोन लाइन पर संदीप जी जुड़े हैं, अगला उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी संदीप जी, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी बताइए। टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए और जल्दी से सवाल कीजिए प्लीज। अच्छा, मैं असम से बोल रहा हूँ। बताइए। मेरा मतलब मैं 1.5 साल से मैम मेरा मतलब कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो गया था। 1.5 साल से मैं मतलब रोसोवा स्टेंट खा रहा हूँ। तो बीच में मैं इसका चेकअप कराया था, रिपीट प्रोफाइल, तो मेरा लो था, नॉर्मल था। तो क्या ये दवाई मैं खा सकता हूँ कंटिन्यू या बंद कर सकता हूँ? नहीं, देखिए ये फिर बार बार हम लोग एक ही बात कह रहे हैं कि सबसे पहले अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हैं तो हम हमेशा कहते हैं अपनी डाइट, एक्सरसाइज उनसे सुधारें। बिल्कुल। जब उनसे नहीं सुधरता तब हम दवा शुरू करते हैं, और एक बार मान लीजिए जब दवा शुरू हो गई तो उसको जिंदगी भर चलना है। तो ये सोचना कि हमने जैसे घर में अगर आप रोज झाड़ू नहीं लगाएंगे तो घर आपका साफ नहीं रहेगा। तो ये सब दवाएं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की हो, चाहे ब्लड प्रेशर की हो, चाहे डायबिटीज की हो, अगर एक लाइफस्टाइल के बाद ये बीमारी नहीं कंट्रोल होती है और एक बार दवा शुरू हो गई तो उसको बीच में छोड़ने की गलती कभी ना करें। बिल्कुल, ये एक बार फिर से जी डॉक्टर तरन को जोड़ना। काफ़ी टाइम देखा गया है कि जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है वो केमिस्ट के कहने पर, किसी झोला छाप डॉक्टर के कहने पर या नीम हकीम के कहने पर स्टार्ट होता है, ओवर द काउंटर, या उस चीज़ के स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाया गया होता प्रॉपर। तो आप प्रॉपर स्पेशलिस्ट को दिखाइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, प्रॉपर फॉलोअप में रहिए, तभी पूरा इलाज हो पाएगा आपका। आधा अधूरा इलाज से किसी का फायदा नहीं होता है।
बिल्कुल, बहुत सारे मिथ भी जुड़े हुए हैं लोगों के, क्या हेरिडिटी, हमारे तो हेरिडिटी में है ही नहीं ये बीमारी, और अक्सर लोग उसका भी फायदा उठाते हैं, तो कुछ भ्रांतियों पर नजर डालें। बिल्कुल सही है कि अगर आप जेनेटिकली प्रोन नहीं है तो होने की संभावना कम हो जाती है। जेनेटिक्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जैसे डायबिटीज होनी है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, तो ये बिल्कुल सही है, आपकी बात उसकी गलत नहीं है। अगर किसी को प्री मैच्योर, किसी के माँ बाप को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, प्री मैच्योर आपके घर में माँ बाप बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और उसपे भी जैसे कहते हैं ना, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अगर आपकी जेनेटिकली प्रोन है और आपकी लाइफस्टाइल खराब है तो ये सब बीमारियां 20-30 साल की उम्र में आप जरूर मानिए कि हो जाएंगी। तो जेनेटिक्स खराब तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जी डॉक्टर तरुण। काफ़ी चीज़ें जेनेटिक्स से हैं, काफ़ी चीज़ें लाइफस्टाइल से हैं। जैसे सर ने बताया कि जेनेटिक्स तो अपनी तरफ रोल प्ले करेगा, लेकिन साथ में अगर आप रिस्क फैक्टर्स को अडेप्ट कर लेंगे तो आपका रिस्क डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आपको, और एज ए इंडियंस ये कहना है कि मैं प्रोन हूँ, एज ए इंडियंस एज कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन वी आर प्रोन टू हार्ट डिजीजेस। बिल्कुल, तो मतलब पैनिक सिचुएशन को हटाते हैं, योगा करें, ये ना करें, लेकिन खाने की जब हम बात करते हैं, क्या खाएं कि वी कैन हैव अ हेल्दी, हैप्पी, हार्टी लाइफ। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि खाने में जो एक बैलेंस डाइट है, ये कहना है कि इसको मत खाओ, इसको खाओ, ये गलत है। हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। जो नेचुरल चीज़ ज़्यादा है, जो हमने बनाई है, हमने क्या बनाया, चीनी बनाया, हमने नमक बनाया है, हमने रिफाइंड ऑयल्स बनाए हैं, जो हमने बनाया वो हार्मफुल है। जो नेचर ने बनाया है, जो कार्बोहाइड्रेट नेचर ने दिया है, जैसे हम फ्रूट्स कहते हैं, हम सब्जियां कहते हैं, हम अनाज कहते हैं, जो नेचर ने कार्बोहाइड्रेट दिया वो खाइए, जो हमने कार्बोहाइड्रेट दिया उसका सेवन मत करिए। जैसे जो चीनी और चीनी से बनी चीज, जो नेचर ने नो टू शुगर एट ऑल। मैं तो कहूंगा यस, नो शुगर एट ऑल, शुगर इज मोर हार्मफुल देन फैट। तो अपना नॉर्मल, हमारे सरसों का तेल है, हम हमेशा कहते हैं सबसे अच्छा तेल है, आप उसको खाइए। थोड़ा बहुत घी का चौका मारना मारिए, ये कोई डॉक्टर जो डॉक्टर है वो मना नहीं करेगा, लेकिन हाँ, अति नहीं करिए। तो बैलेंस डाइट ही स्वस्थ हार्ट की सीजनल बैलेंस डाइट खाए डॉक्टर। व्हाटएवर रिफाइंड वर्ड है इसका, वो खराब है आपके लिए। रिफाइंड सॉल्ट की बात करें, रिफाइंड ऑयल की बात करें, जिस भी चीज़ पे रिफाइंड लगा देंगे वो समझ लो खराब है हेल्थ के लिए। जितनी कलरफुल डाइट होगी आपकी उतनी अच्छी। कलरफुल का मतलब bring some colorful vegetables, fruits in your diet which are natural, जितने ऐसा नहीं कि आपको कॉस्टली फ्रूट्स खाने, जो सीजनल फ्रूट्स है वो खाइए। कलरफुल डाइट बनाइए अपनी, उसमें कलरफुल फ्रूट्स आएंगे, वेजिटेबल्स आएंगे, तो हेल्दी डाइट रहेगी। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी लाइबिलिटीज होने के कारण लोग कहेंगे योगा के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते। जिम में तो हम कभी भी जा सकते हैं, क्या उस भ्रांति पर भी डालना चाहिए योगा दिन के किसी भी समय में? इंपॉर्टेंट जी, आपको जो अच्छा लगे, आपको योगा अच्छा लगे, आपको जिम जाना अच्छा लगे, आपको दौड़ना अच्छा लगे, आपको टीटी अच्छा लगे, आपको बैडमिंटन अच्छा लगे, आपको जो अच्छा लगता। बेसिक, जैसे हम लोग बार बार एक ही बात कर रहे हैं, आधा घंटे से 1 घंटे के बीच शरीर को थोड़ा व्यायाम दीजिए। योगा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप दौड़ते हैं तो शरीर की 20% मसल की एक्सरसाइज करते हैं, आप बैडमिंटन खेलते हैं तो 50% की करते हैं। बट अगर आप अच्छे योगा करते हैं और योगा के आप वही 15-20 आसन सर से लेकर निक तक लगाते हैं तो शरीर की हर मसल की एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर आप अच्छा योगा करते हैं तो वो भी अच्छा है, आपको वो नहीं अच्छा लगता, बोरिंग लगता, आप जिम करें, आप जिम करिए। जी डॉक्टर साहब, हेल्दी टिप्स फॉर हेल्दी हार्ट एंड हेल्दी लाइफ। जितने भी आपकी जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, जो रिस्क फैक्टर्स, उससे दूर रहना है आपको। जैसे कि आपको एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज किसी फॉर्म में भी हो सकती है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, एनी स्पोर्ट्स यू कैन अडेप्ट, और योगा भी कर सकते हैं। स्मोकिंग से बचना है, स्मोकिंग के ऑल्टरनेटिव से बचना है, जैसे हुक्का स्मोकिंग, ई सिगरेट, इससे बचना है। ओबीस, अपना जो वेट है उसको कंट्रोल रखना है, वो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। और अगर आपको समहाउ बिकॉज ऑफ हेरिडिटेड प्रीडिस्पोजिशन डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो उसको कंट्रोल करके रखना है। और तीसरी चीज़ है स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर लेंगे तो ज़्यादा प्रोन रहते हैं या प्लाक रप्चर के या हार्ट अटैक आने के। तो स्ट्रेस से बचिए। स्ट्रेस, जैसे कि योगा बताया सर ने, कि हर चीज़ को अफेक्ट करता है, आपके माइंड को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, मसल्स को कंट्रोल करता है। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रेस से दूर रहिए, चाहे योगा के माध्यम से रहिए या कुछ और एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहिए, लेकिन स्ट्रेस से भी दूर रहिए। और डॉक्टर तरुण, लास्ट में सोना बहुत ज़रूरी है, अच्छी एडिक्वेट स्लीप सबसे ज़रूरी। बिल्कुल नेचुरल रहे, बेसिक जो हमें नेचर ने दी है उसको यूटिलाइज करें। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच डॉक्टर यादव एंड डॉक्टर तरुण, आपका आने का। उम्मीद करते हैं दर्शक बहुत बेनिफिट उठाएंगे, बिकॉज जस्ट सो सिंपल एंड ईजी वे। बिल्कुल। तो बस हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, गुड इवनिंग इंडिया से जुड़े रहिए, और बस इसी तरीके से हम जागरूकता आप तक पहुंचाते। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त, नमस्कार, स्टे हैप्पी, और उम्मीद करते हैं आज इंडिया विल विन एंड रीच द फाइनल्स विच विल बी देयर ऑन 14th एट बर्मिंघम। थैंक यू सो मच।